नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। बात एसआईआर की करूंगा। एसआईआर बिहार के बाद 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया 4 नवंबर को शुरू हुई और जो 4 दिसंबर तक चलनी है, प्रथम चरण की। उसके बाद चुनाव आयोग जो अपनी जांच पड़ताल, बीएलओ जो आंकड़े फीड करेंगे, उनकी जांच पड़ताल करेगा। उसके बाद फिर जो है एक फाइनल लिस्ट, मुझे लगता है कि जनवरी में, नए साल में एक नई लिस्ट आ जाएगी। लेकिन इस देश में ये जो पहली बार एसआईआर हो रहा है, 2003 में जो आईआर हुआ था उसको आधार बनाया जा रहा है। लेकिन जो स्थितियां हैं, जो 2003 में आईआर हुआ था, वो भी करीब 2 साल तक चला और यहां चुनाव आयोग को अचानक से पता नहीं क्या फितूर है कि वो सब कुछ काम, इतना महत्वपूर्ण काम, इतना बड़ा, इतना व्यापक काम, वो केवल और केवल 30 दिन में करा लेना चाहता है। ऐसी क्या हड़बड़ी है? ये सवाल हर किसी के जेहन में है, चाहे वो सरकारी पक्ष हो या गैर सरकारी पक्ष हो, चाहे वो चुनाव आयोग से जुड़े हुए लोग हों जो इस काम को अंजाम दे रहे हैं, या वो लोग जिनके ऊपर ये कार्य संपादित किया जा रहा है, क्रियान्वित किया जा रहा है। ये किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर चुनाव आयोग को इतनी हड़बड़ी क्यों है। 30 दिन से 31 दिन का समय वो मोहलत क्यों नहीं दे सकता है? इसको और लंबा, आरामदायक तरीके से क्यों नहीं कराया जा सकता है? यहां पर मुझे एक चीज याद आती है कि जब नोटबंदी की गई थी, 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने कहा कि रात को 12 बजे के बाद ये जो नोट के 500 और 1000 के नोट हैं, वो रद्दी के टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा उनका ऐसा करने के पीछे सिर्फ उन्होंने जो वजह बताई थी कि ये आतंकवाद को खत्म करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। आलम यह है कि उस नोटबंदी के दंश से आज भी ये भारत उबर नहीं सका है। 9 साल 10 साल बीत गए, लेकिन आज तक उसके दंश से कोई भी परिवार इस देश का उबर नहीं सका है। लेकिन जो तर्क दिया गया था कि किस लिए किया जा रहा है, वो भी मकसद पूरा नहीं हुआ। लगातार हमले हो रहे हैं, आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं। अब ये जो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई है, चुनाव आयोग ने तो ऐसा कभी नहीं कहा है, लेकिन जब उसके ऊपर सवाल उठने लगे कि वो मतदाता सूचीकरण का शुद्धिकरण कर रहा है या नागरिकता का प्रमाण पत्र बनवा रहा है, इस पर सुप्रीम कोर्ट में भी बहस हुई और ये तथ्य निकल करके आया कि संवैधानिक रूप से नागरिकता तय करने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है। हालांकि चुनाव आयोग सिर्फ इतना ही कहता था कि इस देश का चुनाव, इस देश का मतदाता देश का नागरिक होगा। सही बात है, इस देश का नागरिक ही, और क्या इंग्लैंड और अमेरिका से आकर के कोई भारतीय लोकतंत्र के तहत भारत में किसी भी चुनाव में हिस्सा तो नहीं लेगा, उसे तो वोटर नहीं बनाया जाएगा। और इसी की आड़ में हमारे गृहमंत्री बार बार घुसपैठियों का जिक्र करते हैं। बिहार का एसआईआर हो चुका, मतदाता सूची सामने आ गई,
और बिहार को ही आधार बना करके मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने 12 अन्य राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी। कहा कि वहां पर एसआईआर सफल रहा। वहीं जो 11 लोगों की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट को में दाखिल की गई हैं, एसआईआर ये प्रक्रिया सही है, जायज है, इसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, रोक देना चाहिए, इस संबंध में अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई भी निर्णय नहीं आया है। लेकिन एसआईआर की शुरुआती प्रक्रिया से आप सारे लोग वाकिफ हैं कि 11 दस्तावेज दिए गए थे शुरू में। वो तो 7-8 बार सुझाव देते जस्टिस कांत भी जब थक गए तो उनको आदेश देना पड़ा कि आधार कार्ड को उसमें इंक्लूड कीजिए। तब वो 12वें नंबर पर आधार कार्ड जुड़ा उसमें। खैर, ये उसकी भूमिका थी। अब 12 राज्यों में, जिसमें कि कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, वहां पर एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई 4 नवंबर से, और आज 23 नवंबर है, यानी कि 19 दिन बीत चुके हैं। बिहार में इसे लेकर के कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई, लेकिन जिन 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, उसमें अब तक जो मीडिया से जो सूचनाएं मिली हैं, जो सोशल मीडिया से सूचनाएं मिल रही हैं कि 19 दिन में 16 मौत हो चुकी है। लोगों ने ट्रेन के आगे कूद करके खुदकुशी कर ली, घर की छत से लटक करके खुदकुशी कर ली। ये 16 मौतें हैं। इसके अलावा बहुत सारे बीएलओ हार्ट अटैक का शिकार हुए और अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। ऐसा क्यों? ऐसी जल्दबाजी क्यों? बीएलओ इतने दबाव में, इतने अवसाद में क्यों हैं, इतने तनाव में क्यों हैं कि उन्हें अपना जीवन ही खत्म कर लेना पड़ रहा है? कई बीएलओ ने अपने सुसाइड नोट में यहां तक लिखा कि उन्हें अपने जीवन से, अपने परिवार से, अपने घर से, किसी से कोई शिकायत नहीं है। वो सब लोग बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं। वो काम का प्रेशर हो सकता है नहीं, ये है। लेकिन चुनाव आयोग इस मुद्दे पर भी शांत है। अभी तक चुनाव, ये सुर्खियां बन रही हैं कि 16 लोग मर गए 19 दिन में, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से एक संवेदना भी किसी परिवार के लिए अभी तक व्यक्त नहीं की गई है। क्या जो सूचनाएं, जो मीडिया में खबरें आ रही हैं मौत की, बीएलओ की मौत की, वो चुनाव आयोग तक पहुंच नहीं रही हैं? वो ऐसे कौन से बंद कमरे में हैं जहां न मीडिया की आवाज पहुंचती है, न सोशल मीडिया की आवाज पहुंचती है, ना ही उन कर्मचारियों की जिनके मार्फत ये एसआईआर कराया जा रहा है? क्या हमारा चुनाव आयोग इतना संवेदनहीन हो सकता है क्या? अब कुछ लोग कहेंगे कि यह सवाल ही गलत है कि इतना संवेदनहीन हो सकता है क्या? वो तो ऑलरेडी संवेदनहीन हो चुका है। सरकार की तरफ से कभी कोई चुनाव आयोग को कंडेम कीजिए, उनकी कमियों को गिनाना शुरू कीजिए, उनकी कमजोरियों को, उनकी बदसलूकियों को गिनाना शुरू कीजिए तो तत्काल भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, सांसद, विधायक सब मैदान में कूद पड़ते हैं। लेकिन ये जो बीएलओ की मौत हो रही है, इस
इस मुद्दे को लेकर के न आयोग की तरफ से कोई संवेदना व्यक्त की गई है और ना ही राज्य सरकारों की तरफ से। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कम से कम 1, 2, 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उनकी तरफ से कोई संवेदना के एक शब्द सोशल मीडिया पर, एक्स पर, किसी भाषण में कहीं नहीं। तो क्या डंडे के बॉल पर तनाव दे करके, अवसाद पैदा करके, लोगों की हत्या करवा करके, कायदे से मैं एक कानून विशेषज्ञ के साथ बैठा हुआ था, उनसे बातचीत कर रहा था। उनका कहना था कि ये सीधे सीधे गैर इरादतन हत्या का मामला बन सकता है। इन बीएलओज की मौत गैर इरादतन हत्या का मामला बन सकता है। एक सज्जन को एक दिन मैं सुन रहा था, उनका कहना है कि ये बीएलओ साइड में, भले ही साइड में, जबकि उनका मूल पेशा कुछ और है। वो या तो प्राथमिक शिक्षक हैं, या आंगनबाड़ी में काम करते हैं, या कहीं सरकारी नौकरी में काम करते हैं, वो भी निम्न स्तर में, कोई अधिकारी नहीं है। वो उनका काम साल भर का होता है, 365 दिन का काम होता है। उसके एवज में उनको कुछ टोकन मनी मिल जाती है। हर बीएलओ का काम के जिम्मे 900 से लेकर के 1200 लोग, 1200 परिवार, 1200 घर उस इलाके के होते हैं। और ये मान लिया जाता है कि साल भर तक वो उनके बारे में हर तरह की सूचनाएं एकत्र करती रहती हैं। ऐसा कहीं होता है क्या? मैं इसका प्रैक्टिकल नहीं जानता, ये थ्योरी हो सकती है। हम लोग आज तक यही देखे हैं कि जब चुनाव का वक्त आता है तो उसके पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता है, चुनाव के पहले वाला। उसके हर साल जो होता है उसमें कभी मैंने आज तक किसी बीएलओ का दर्शन नहीं किया। इस उम्र तक सामान्य दिनों में किसी बीएलओ को आज तक उनका दर्शन नहीं किया। और अब की बार की एसआईआर की बात बता दे रहा हूं। मैं जहां रहता हूं उस इलाके में 4 बीएलओ हैं। जब 15 दिन की अवधि बीत गई 4 तारीख के बाद से, तो मुझे चिंता होने लगी कि किस तरह से बीएलओ से संपर्क किया जाए, कौन है हमारा बीएलओ, किस तरह से हम गणना फॉर्म हासिल कर सके, उसको भर सके। 16वें दिन अचानक से एक बीएलओ से मुलाकात हो गई। उनके पास जो मतदाता सूची थी उसमें मेरा भी नाम नहीं था, और मेरे परिवार में जो 4 वोट है उसमें से 3 लोगों का नाम नहीं था। अब मैं थोड़ा और चिंतित हुआ, कैसे होगा, क्या होगा। खोजते एक दिन जो है वो पिछले रविवार को मैं पहुंच गया अपने बूथ पर। तो वहां पता चला कि 4 बीएलओ बैठे हैं, कुछ चंद लोग वहां एकत्र हैं। वो अपना देख सुन रहे हैं और वो अपना फॉर्म, आगलन फॉर्म हासिल कर रहे हैं। बड़ी मशक्कत के बाद 3 लोगों का नाम खोज करके मैं भी ले आया। उसके बाद फिर एक दिन एक कैंप लग गया हमारे ही मोहल्ले में, उसमें भी मैं गया। उन बीएलओज के पास इतना भी वक्त नहीं है कि वो आपको ये बता सकें कि ये फॉर्म कैसे भरना है, क्या भरना है।
अगर आपका है तो आपको क्या करना है, आपके बच्चों का है तो आपको क्या करना है, ये बताने वाला कोई नहीं है। 2003 की मतदाता सूची उन 4 के में से किसी एक के पास है। वो अगर आप खोजने जाएंगे तो वो आपको मिलेगी नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं है। इस तरह की घटनाएं मैं जिन लोगों से, अपने मित्रों से, परिचितों से, जिससे भी मिलता हूं, सबका एक ही राग है कि बीएलओ तो अभी तक आए नहीं। मैंने कल एक पोस्ट भी लिखी थी फेसबुक पर। यह एक महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है इस देश के लिए। बीएलओ हमारे घर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हो सकता है कि आज का जो न्यूक्लियर फैमिली का सिस्टम है, जिसमें पति पत्नी दोनों ही काम करते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, या बच्चे कहीं नौकरी करने के लिए वो भी जाते हैं, बड़े हो वयस्क हो गए हैं, तो घर में कोई है नहीं, ताला लगा हुआ है। बीएलओ क्या शाम को 5 बजे के बाद आपके हमारे घर आएगा, तब हमारी उसकी मुलाकात होगी। मैंने बीएलओ से भी बातचीत की। वो इतने तंग हैं, इतने प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं आपको, कहे कि हम लोगों की दिनचर्या ही पूरी अस्त व्यस्त हो गई है। परिवार से हमारा कोई रिश्ता नाता रह नहीं गया है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 24 घंटे 48 घंटे तक हम लोग रात भर सो भी नहीं पाते हैं, इसी उधेड़ बुन में। उसके बावजूद हर रात और हर सुबह, हर देर रात, यानी कि रात को 12 बजे भी फोन करके एसडीएम उनको हड़का सकता है कि आपके साथ कार्य में लापरवाही को लेकर के आपके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है। वो जो स्कूल में बच्चों की पढ़ाई लिखाई बंद हो चुकी है, ये नवंबर दिसंबर का महीना है, जहां तक मैंने अनुभव किया है कि ये पूरे वर्ष में जुलाई से लेकर के और मई जून तक, या अब तो सत्र भी बदल गया है, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के बीच में ये 2 महीने पीक पीरियड होते हैं, जिसमें कि सारी पढ़ाई इसी 2 महीने में हो जाती है, सारा कोर्स इसी में खत्म कर दिया जाता है। प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई लिखाई इस समय ठप है। सब के सब को लगा दिया गया है एसआईआर। बच्चे 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, जब जनवरी फरवरी मार्च में जब उनकी परीक्षाएं होंगी, तो वो क्या परीक्षा देंगे वो ही जानते हैं, उनके घर वाले ही जानते हैं। प्राथमिक विद्यालयों में भी त्रैमासिक और अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं होती हैं। दिसंबर का महीना अर्धवार्षिक परीक्षाओं के लिए होता है, वो परीक्षाएं भी नहीं हो रही हैं। सिर्फ और सिर्फ एसआईआर का काम हो रहा है। ऐसे में इतने तनाव के बाद, इतने अवसाद के बाद उनकी हालत बहुत ही दयनीय है। वो बोल नहीं पा रहे हैं, वो अपनी पीड़ा आपसे बयां नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें यह भी डर लग रहा है कि अगर हमारे जैसे लोगों से, यानी कि मीडिया के लोगों से अगर वो कुछ कह देंगे, कोई शब्द ही निकल गया उनके मुंह से, तो उनके लिए जो है वो आफत बन जाएगी। और हमारा चुनाव आयोग जाने किस हड़बड़ी में है कि उसको 1 महीने में ही सारी प्रक्रिया पूरी कर लेनी है। चाहे लोगों की जान जाती है तो जाए। आरोप लगाना कितना आसान होता है। कल जब मैंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, अपनी बात लिखी, इन्हीं बातों को बयां किया वहां, तो कुछ कमेंटधारी लोग पहुंचे
अरे ये तो कोई कामें नहीं करते हैं, इनको खाली बटर गश्ती करनी रहती है। उनसे अगर छोटा सा काम लिया जा रहा है तो वो भी जो है वो उनके लिए पहाड़ बन रहा है। ऐसा नहीं है, लेकिन उन्हें समझाए कौन? मैंने तो उस सोशल मीडिया पर यहां तक अपील की, चाहे वो राजनीतिक दल हो, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, वो समाजवादी पार्टी के लोग हों, वो कांग्रेस के लोग हों, वो वामपंथी दलों के लोग हैं, उनके बीएलए होंगे, उनके अपने कार्यकर्ता होंगे, उनको लगाइए। लेकिन इन 19 दिनों में जहां भी मैं घूमा हूं, एक आध जगह कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखाई दिए, इक्का दुक्का, और किसी पार्टी का कोई आदमी कहीं नहीं दिखाई दिया। वो बीएलओ, वो चाहे महिला हो या पुरुष हो, और महिलाओं के साथ तो और दिक्कत है, उन्हें अपना परिवार भी देखना है, और चुनाव आयोग ने जो काम थोपा है भारी भरकम, वो भी देखना है। काम का बोझ इतना है कि लोग काम करते करते वहीं गिर करके बेहोश हो जा रहे हैं। आखिर 2 दिन 3 दिन 24 घंटे 48 घंटे 72 घंटे तक अगर लगातार कोई कंटिन्यूअस काम ही कर रहा है, आराम नहीं मिल रहा है, उसको नींद उसकी पूरी नहीं हो रही है, तो आखिर क्या होगा? लेकिन नहीं, एक जिद है कि हमको इतने ही दिन में काम करना है। ये समय की बाध्यता क्यों? जो काम सहूलियत के साथ हो सकता है। इसीलिए मैंने उदाहरण दिया कि नोटबंदी के समय जो हालात पैदा हुए थे, जिसका दंश आज भी ये देश भुगत रहा है, वैसे ही हालात कहीं उससे ज्यादा खतरनाक स्थिति में इस देश को पहुंचाया जा रहा है। आवाज उठ रही है बंगाल की तरफ से, केरल की तरफ से, तमिलनाडु की तरफ से, लेकिन उसे अनसुना कर दिया जा रहा है। हम किस लोकतंत्र की बात करते हैं? ये तो लोकतंत्र नहीं है जहां किसी की बात सुनी ही नहीं जाए। ये तो सीधा सीधा तानाशाही है। ये लोकतंत्र नहीं, ये तो राजतंत्र है। राजा ने एक आदेश जारी कर दिया है कि इसको ये काम होना है और इतने दिन के अंदर होना है तो होना है। इसके पहले जो भी प्रक्रिया अपनाई जाती रही है, क्या इसके पहले सारे विदेशी यहां बैठ करके भारत का सरकार या राज्यों का सरकार का चयन करते थे? कैसी बात करते हैं? अगर वो पर्याप्त समय नहीं होगा, ऐसे में हो क्या रहा है? आपको गणना फॉर्म दे दिया गया, आपकी जितनी समझ है उतना आपने भर दिया, आपने आधार कार्ड डाल दिया, अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, अपना नाम लिख दिया, अपनी माता पिता का नाम लिख दिया, और फॉर्म आपने जमा कर दिया दस्तखत करके। अब यह भी नहीं पता है कि वो 30 दिन के बाद जब चुनाव आयोग इस पर अपना गुणागणित लगाएगा, तो पता नहीं आपका वोट, आपने जो फॉर्म भरा है उसके आधार पर आपका वोटर लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा, ये पुष्ट नहीं है। कम से कम आज के हालात में ये पुष्ट नहीं है। गांवों की हालत और भी बदतर है, स्लम्स की हालत और बदतर है। मैंने एक जगह देखा, एक गरीब महिला आई थी, उसे लिखने पढ़ने नहीं आता, हस्ताक्षर करने नहीं आता। उसने पूछा, बीएलओ ने उससे पूछा कि दस्तखत कै पैबू? क्या नहीं बच्ची,
अच्छा तू रख दा, तू जा। अब उसका दस्तखत कौन करेगा? पता नहीं उनके पास वो सील है कि नहीं है, अंगूठा लगवाने की व्यवस्था है कि नहीं, वो स्याही है कि नहीं है। लेकिन उसने कहा कि आप फॉर्म रख दो और जाओ। इस तरह से फॉर्म इकट्ठे किए जा रहे हैं और उसके बाद दावा यह किया जा रहा है कि 90% 99% फॉर्म बांट दिए गए, भरवा दिए गए। ऐसे ही फॉर्म जमा हो रहे हैं। जो मैंने न्यूक्लियर फैमिली का जिक्र किया, आपके घर में एक बार 3 बार तो कोई बीएलओ किसी के घर में नहीं जा रहा है। 3 बार किसी के यहां नहीं कोई जा रहा है, 2 बार भी कोई नहीं जा रहा है। 3 में से मैंने बताया कि अपना अनुभव उदाहरण दिया कि 4 बीएलओ हैं, 4 में से एक से मुलाकात आई थी हमारे घर पर। 3 बीएलओ अभी तक हमारे यहां नहीं आई। हमारे यहां क्या, हमारे मोहल्ले में उनका आता पता नहीं। सही बात है, उनको खोजे कहां आपकी। मैं तो बाकी 3 आवेदन फॉर्म लेने के लिए उस दिन बूथ पर पहुंच गया तो मुलाकात हो गई, तो वहां से फॉर्म ले लिया। इसके बारे में कुछ बताया भी नहीं गया था, कोई सूचना भी नहीं दी गई थी। उसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से एक आदेश जारी किया गया कि शनिवार और रविवार को अपने बूथ पर कैंप लगाया जाए। शनिवार हर जगह 5 दिन का सप्ताह नहीं होता है। ऐसे में ये एसआईआर की प्रक्रिया कैसे पूरी होगी, सब वाजिब लोगों का नाम उसमें कैसे जुड़ेगा, कितने लोगों का मत कट जाएगा। ये लोग तो कह देंगे कि उनके यहां तो हम गए थे, वहां ताला लटका मिला, और शायद उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब मैंने आपको बताया कि उनको ये भी कोई जानकारी भी नहीं दे रहा है कि फॉर्म को कैसे भरा जाए। मैंने पूछा इसके साथ कुछ दस्तावेज लगाना है, आधार कार्ड की फोटो कॉपी लगा दें आपको। कह रहे नहीं, कुछ देने की जरूरत नहीं है, केवल नंबर लिख दीजिए, हो जाएगा। इस आपाधापी वाले, हड़बड़ी वाले एसआईआर को करा करके चुनाव आयोग और भारत सरकार, राज्य सरकार करना क्या चाहती है? ये देश केवल सत्ताधारी लोगों का देश नहीं है। 140-45 करोड़ लोगों का देश है ये। महज 25%, 30%, 40% का वोट हासिल करके, वो भी पता नहीं कैसे कैसे आप शासन कर रहे हो, बाकी 60% जनता जिसने आपको वोट नहीं दिया है, क्या उसका नाम काट दिया जाएगा? ये गंभीर मसला है, विचारणीय मसला है। केवल बीएलओ को गाली देने से कुछ नहीं होगा। इसका जिम्मेदार, अगर आपका नाम कटता है तो इसका जिम्मेदार बीएलओ नहीं, चुनाव आयोग है। ये वीडियो कैसा लगा
आप जरूर बताइएगा। हो सके तो हमारी मदद के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि अभी भी 10 से 11 दिन का समय बचा है। लोग अपने बीएलओ को खोज करके, अपने बूथ को खोज करके वहां तक जाएं और सही सही अपना आगलन फॉर्म जमा कर सकें, अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित न हो सके। इसलिए जरूरी है कि लोगों को जागरूक किया जाए, और मैं फिर कहूंगा कि सभी राजनीतिक दलों को आगे आना चाहिए, हर कार्यकर्ता को और हर पार्टी के बीएलए को आम लोगों की मदद करने के लिए सामने आना चाहिए। कहीं कोई हेल्प कैंप भी नहीं लग रहा है, कोई बताने वाला भी नहीं है। यह हमारी अपनी भी पीड़ा है। ऐसा ही समझ करके आप मुझे गाली देते हुए लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि ये तो मीडिया वालों को भी कुछ नहीं पता है, तो क्या बताएंगे। ठीक बात कह रहे हैं, बहुत सी मीडिया वालों को नहीं पता है। तो इस देश के लिए, इस देश की जनता के लिए जनता को ही आगे आना पड़ेगा, क्योंकि राजनीतिक दल चुनाव के बाद, परिणाम आने के बाद वो कोहराम मचाएंगे और कुछ नहीं। इसके साथ ही एक विनती है कि वीडियो को देखें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।